स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय आरपी सर। डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले हमने दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन सीखा था। आज हम तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन सीखेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन बनता रहता है। जैसे कि ये कह रहा तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास तीन आवेश होंगे और उन आवेशों को जो है अनंत से हमें कुछ दूरी पर लेकर के आना है और उनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि उनका एक निकाय बन जाए। निकाय का क्या मतलब होता है? मतलब कि आवेश जो है इस किसी क्रम में व्यवस्थित हों तो उनका एक निकाय बन जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है? किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप होता है। जैसे कि अब हम अगर मान लेते हैं कि हमारे पास तीन आवेश हैं, Q1, Q2 व Q3। अब ये तीनों आवेश जो हैं ये अनंत पर रखे हुए हैं। अब इन आवेशों को अनंत से हमें कुछ दूरी पर स्थित बिंदु A, B तथा C पर लेकर के आना है। अब ये जो बिंदु हैं वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर उपस्थित है और ये आवेश Q1 को हमें अनंत से बिंदु A पर लेकर के आना है, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लेकर के आना है और Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लेकर के आना है। तो इन आवेशों को जब हम अनंत से इन बिंदुओं पर लेकर के आएंगे तो इनको हमने एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो अगर मान लेते हैं अगर Q1 आवेश को हम अनंत से बिंदु A पर लेकर के आते हैं तो Q1 यहाँ पर आ जाएगा, Q2 को लाएंगे बिंदु B पर और Q3 आवेश को बिंदु C पर लेकर के आएंगे तो इनसे एक व्यवस्था बन जाएगी। तो इसको कहेंगे निकाय, यानी कि तीन आवेशों का निकाय बन जाएगा। अब ये आवेश Q1, Q2, Q3 जो हैं ये भी आपस में जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी को अगर हम कहें तो नाम दे सकते हैं R1, 2। Q2 और Q3 आवेश के बीच की दूरी को हम नाम दे सकते हैं R2, 3। ऐसे अगर Q1 और Q3 आवेश के बीच की दूरी को हम, ये जो दूरी है AC, इसको नाम दे देंगे R1, 3। तो अभी तो हम आवेश को लेकर के आए नहीं हैं। तो पहले अगर हम ऐसे मान लें कि आवेशों को अगर हम अनंत से बिंदु A, B, C पर लाएंगे तो उनके बीच की दूरी को हमने बना लिया। अब एक एक करके सभी आवेशों को अनंत से इन बिंदुओं पर लेकर के आएंगे। तो हमारा इसमें टारगेट क्या है? हमें इन आवेशों को अगर हम अनंत से बिंदु A, B, C पर लेकर के आएंगे तो लाने में हमें जो है कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आवेश अपने आप तो आएंगे नहीं। आवेश को लाने के लिए हमें बल लगाना पड़ेगा और बल लगाने के साथ में हमें विस्थापन देना पड़ेगा। तो बल गुणे विस्थापन यानी कि हमें कार्य करना पड़ेगा, तभी ये आवेश अनंत से जो है इन बिंदुओं पर आएंगे। और जो किया गया कार्य होता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, क्योंकि जो हम कार्य करते हैं वो कार्य ऊर्जा का ही एक रूप है। तो अब हम जो है पहले अपना टारगेट लिख देते हैं कि हमें वास्तव में करना क्या है, उसके बाद अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक लाइन अगर देखें तो हम कह सकते हैं माना Q1, Q2 व Q3 आवेश अनंत पर हैं, इन्हें बिंदु A, B व C पर लाने में संचित
स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। तो स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए हमें करना क्या है, आवेशों को अनंत से बिंदु ए बी सी पर लाने में किए गए कार्य की गणना कर लेनी है और सभी कार्यों को जोड़ लेना है। तो हमें आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य मिल जाएगा और किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी इसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा मान लेंगे। ठीक है, तो अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने जा रहे हैं। तो अगर हम कहें, इधर करते हैं डेरिवेशन का, कहेंगे Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। तो Q1 आवेश को अनंत से हम बिंदु ए पर लाने जा रहे हैं। तो आवेश को लाने के लिए हमें बाह्य बल लगाना पड़ेगा और बल गुणित विस्थापन यानी कि कार्य करना पड़ेगा। तो Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य को हम मान लेते हैं W1। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य जैसे इससे पहले हमने विभव का फार्मूला सीखा है, चूंकि V इक्वल टू होता है W/में Q0, यानी कि V क्या है विभव, W क्या है कार्य, Q0 क्या है आवेश, यानी कि हम कह सकते हैं विभव इक्वल टू होता है कार्य अपान में आवेश। तो यहाँ से अगर हम कार्य का फार्मूला कहें तो कार्य बराबर क्या मिल जाएगा, आवेश उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा विभव गुणे आवेश। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या मिलेगा, विभव गुणे आवेश। तो ये फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो कार्य का फार्मूला क्या बन जाएगा विभव गुणे आवेश। ठीक है, इतनी बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसको आप साइड में चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हो, नहीं तो अगर समझ में आ रहा है तो इसको आप जो है मिटा सकते हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो विभव किसका देखेंगे, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं तो बिंदु ए पर विभव देखेंगे कि बिंदु ए पर विभव कितना है। तो अगर हम कहें तो इसको लिख सकते हैं, अगला स्टेप W1 बराबर हो जाएगा, विभव की जगह पर क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर विभव, क्योंकि आवेश को हम बिंदु ए पर ला रहे हैं तो ए का विभव देखेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणे आवेश। तो कौन से आवेश को ला रहे हैं, Q1 आवेश को हम अनंत से बिंदु ए पर ला रहे हैं, तो आवेश कौन सा हो जाएगा Q1। अब बिंदु ए पर विभव कितना होगा ये हमें समझना होगा। इससे पहले हमने आपको समझाया था कि अगर कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है तो आवेश अपनी उपस्थिति के कारण अपने चारों तरफ या अपने आसपास किसी बिंदु पर विभव को उत्पन्न कर देता है। लेकिन आप समझो बात को, ये Q1 Q2 Q3 आवेश तो अनंत पर हैं, अनंत मतलब बिंदु ए बी और सी से बहुत दूर पर हैं, तो ये तो यहाँ पर अभी विभव उत्पन्न करेंगे नहीं। तो क्या बिंदु ए पर पहले से कोई आवेश है, नहीं है। क्या बिंदु ए के आसपास उपस्थित बिंदु बी या सी पर पहले से कोई आवेश है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बिंदु ए पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, जब पहले से कोई आवेश ही नहीं है तो बिंदु ए पर विभव उत्पन्न नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि बिंदु ए पर विभव कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पर हम बिंदु ए पर विभव कितना लिखेंगे, हो जाएगा 0, क्योंकि बिंदु ए पर पहले से कोई आवेश नहीं है और इसके आसपास जो बिंदु बी और सी है उस पर भी पहले से कोई आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो आवेश है नहीं तो विभव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि आवेश जब होता है तो अपनी आसपास वो विभव को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बिंदु ए पर विभव हो गया 0 गुणे Q1, ये हो गया W1 का मान। तो W1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, यानी कि
Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य हमें कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब हम Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लेकर के आएंगे और किए गए कार्य की गणना करेंगे। उसके बाद Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लाएंगे और किए गए कार्य की गणना करेंगे। उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कुल कार्य मिल जाएगा और यही कुल कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप हम करते हैं। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने जा रहे हैं। तो Q2 आवेश को क्या कर रहे हैं, अनंत से बिंदु B पर ला रहे हैं। तो लाने में हमें बाह्य बल लगा करके जो है कार्य करना पड़ेगा, आवेश अपने आप तो आएगा नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। तो Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य को हम क्या बोलेंगे, W2। कार्य का हमने जनरल फार्मूला आपको बताया था, विभव गुणे आवेश। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एक बार लिख लेते हैं, विभव गुणे आवेश, क्योंकि विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश, तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुणे आवेश। अब विभव तो कौन सा विभव लेंगे, क्योंकि हम Q2 आवेश को बिंदु B पर ला रहे हैं तो बिंदु B पर विभव को देखेंगे। तो विभव की जगह पर हम लिखेंगे W2 इक्वल टू, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते हैं, W2 इक्वल टू बिंदु B पर विभव गुणे आवेश। कौन सा लेंगे, जिस आवेश को हम ला रहे हैं, Q2 आवेश को ला रहे हैं ना बिंदु B पर, तो लिखेंगे आवेश की जगह पर क्या लिखेंगे, बिंदु B का आवेश, क्योंकि बिंदु B पर जो है Q2 आवेश आ रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु B का आवेश, या आवेश हम Q2 ला रहे हैं तो डायरेक्ट Q2 को लिख देते हैं, तो यहाँ पर Q2 लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये बताओ बिंदु B पर विभव कितना होगा। तो अगर हम बिंदु B पर अब हम विभव देखने जा रहे हैं, तो क्या बिंदु B पर पहले से कोई आवेश है, नहीं है। बिंदु B से R12 दूरी पर स्थित बिंदु A पर हम Q1 आवेश को ला चुके हैं, क्योंकि हमने Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाने में किए गए कार्य को यहाँ कर लिया। तो Q1 आवेश जो है अनंत से बिंदु A पर आ चुका है। ठीक है, तो Q1 आवेश को हम अनंत से बिंदु A पर ला चुके हैं, तो हम Q1 आवेश को बिंदु A पर जो है प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो अब Q1 आवेश पहले से है, तो आवेश अपने उपस्थिति के कारण अपने आसपास विभव को उत्पन्न कर देता है। तो अगर हम बिंदु B पर विभव की बात करेंगे, तो बिंदु B पर जो है पहले से तो कोई आवेश नहीं है, लेकिन इससे बिंदु B से R12 दूरी पर, ये A और B के बीच की दूरी हमने R12 मान ली है, तो बिंदु B से R12 दूरी पर स्थित बिंदु A पर पहले से Q1 आवेश है, तो Q1 आवेश बिंदु B पर विभव को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, तो बिंदु B पर विभव Q1 आवेश के कारण आएगा, और B के आसपास और कोई आवेश है नहीं, तो कोई और विभव नहीं आएगा। तो बिंदु B पर विभव कितना आएगा, बिंदु B पर जो विभव आएगा वो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव होगा। तो लिखेंगे बिंदु B पर विभव की जगह लिखेंगे Q1 आवेश के कारण उत्पन्न, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव गुणे आवेश कौन सा है, Q2 इंटू Q2 है। अब Q1 जो आवेश है ये क्या है, एक बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का फार्मूला हमने आपको बताया था कि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान में R। इससे पहले हमने लेक्चर में आपको समझाया था कि बिंदु आवेश के कारण इसका डेरिवेशन भी कराया था। उत्पन्न विभव का फार्मूला जो होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R। और ये जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान होता है K, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो V इक्वल टू होता है K Q अपान में R। ये आपका जो है जनरल फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव। इसको हमने आपको पहले समझाया था कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग करेंगे।
तो हम कहें Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर उत्पन्न विभव तो KQ अपान में R। तो यहाँ पर लिखेंगे Q मतलब आवेश, तो कौन सा आवेश, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव निकाले है ना, तो हो जाएगा KQ1 अपान में R मतलब जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव उत्पन्न हो रहा है उन दोनों के बीच की दूरी। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव उत्पन्न हो रहा है, तो Q1 और B के बीच की दूरी कितनी है, R1 2। तो यहाँ पर R की जगह पर हो जाएगा R1 2, ठीक है, इंटू Q2 पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें W2 का पूरा मान मिल गया, ये W2 इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, W2 का जो मान हो गया ये हो गया KQ1 Q2 अपान में R1 2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा जो है W2 का मान। हमने क्या किया, Q1 आवेश के कारण बिंदु Q1 आवेश को बिंदु A पर लाने में किए गए कार्य की गणना की, तो W1 का मान आ गया 0। उसके बाद Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किए गए कार्य की हमने गणना की, तो W2 का मान आ गया कि Q1 Q2 अपान में R1 2। अब हम Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लाने जा रहे हैं। अब Q2 आवेश हमारा अनंत से बिंदु B पर जो है आ चुका है, ये Q2 आवेश अनंत से बिंदु B पर जो है आ चुका है। अब Q3 आवेश को जो है अनंत से लाने जा रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके। रिजल्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। W1 का मान हमारा कितना आया था, W1 का मान 0 आया है, W2 का मान इतना आया है, ठीक है। इधर भी मिटा देते हैं, आगे का स्टेप कंटिन्यू इधर कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर ला रहे हैं, तो लिखेंगे Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य। तो Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर हमें लाना है, तो किए गए कार्य को हम मानेंगे क्या, W3। कार्य बराबर होता है हमारा विभव गुणे आवेश। ये जो है कार्य का जनरल फार्मूला हो गया, आवेश को लाने में किए गए कार्य का फार्मूला ये होता है। तो विभव मतलब अब हम Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर ला रहे हैं, तो हम बिंदु C पर विभव को देखेंगे। जिस बिंदु पर आवेश को जो है लेकर के आते हैं उस बिंदु का विभव देखते हैं। तो हम लिखेंगे W3 इक्वल टू, विभव की जगह पर क्या लिखेंगे, बिंदु C पर विभव गुणे आवेश। तो आवेश कौन सा होगा, हम Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर ला रहे हैं, तो जिस आवेश को लाते हैं वो आवेश लेंगे, तो Q3 आवेश को ला रहे हैं तो इंटू Q3, ठीक है। अब Q3 आवेश को जो है यहाँ पर हम समझ लो लेके आ चुके हैं अनंत से बिंदु C पर, ठीक है। ये हमारा फिगर कंप्लीट है। अब देखो आगे बिंदु C पर विभव कितना होगा आपको समझना होगा। जो बिंदु C है इस पर पहले से तो कोई आवेश था नहीं, अब हम इस पर जो है Q3 आवेश को लेकर के आए हैं, ठीक है। लेकिन बिंदु C के आसपास बिंदु C से R23 दूरी पर उपस्थित बिंदु B पर Q2 आवेश पहले से आ चुका है, और बिंदु C से R13 दूरी पर उपस्थित बिंदु A पर Q1 आवेश भी पहले से आ चुका है। तो ये दोनों आवेश बिंदु C पर विभव को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि ये दोनों पहले से आ चुके हैं। तो जो आवेश किसी
बिंदु के आसपास उपस्थित होता है वो अपनी उपस्थिति के कारण अपने आसपास विभव को उत्पन्न करता है। तो जो बिंदु C पर विभव आने वाला है वो Q1 आवेश के कारण भी आएगा और Q2 आवेश के कारण भी आएगा। ठीक है, तो अगर हम कहें बिंदु C पर विभव तो कितना हो जाएगा, W3 इक्वल टू बिंदु C पर विभव होगा तो लिखेंगे Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव प्लस Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव, और साथ में ये Q1 आवेश भी बिंदु C पर विभव को उत्पन्न करेगा और Q2 भी उत्पन्न करेगा, तो प्लस करेंगे Q2 आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। ये हमने विभव की जगह पर लिखा क्योंकि कार्य का फार्मूला था कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, तो विभव दो आवेश के कारण आएगा बिंदु C पर, तो हमने दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव को जो है यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कार्य बराबर एक लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो विभव गुणे आवेश। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्ट लिख दिया, विभव के स्थान पर इतना लिख दिया और गुणे आवेश। तो आवेश कौन सा होगा, आवेश जो है हम Q3 आवेश को ला रहे हैं ना, अनंत से बिंदु C पर हम जो है Q3 आवेश को जो है लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q3 आवेश। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो W3 का मान कितना होगा, Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कितना होगा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव का जो जनरल फार्मूला होता है KQ अपान में R, ये हमने आपको बार बार बताया है, ये होता है V का फार्मूला, ये आपको जो है ध्यान रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विभव अगर कहेंगे तो हो जाएगा K Q1 अपान में Q1 आवेश, ये जो है बिंदु C पर विभव को उत्पन्न कर रहा है ना, तो A और C के बीच की दूरी ले लेंगे, R की जगह पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, तो जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर विभव उत्पन्न होता है उन दोनों के बीच की दूरी को लेते हैं। तो Q1 आवेश के कारण बिंदु C पर उत्पन्न विभव की गणना हम कर रहे हैं, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R13, तो हम लिख लेंगे कितना यहाँ पर कि Q1 अपान में R13 प्लस ऐसे Q प्लस लगा दिए, यहाँ प्लस लगा था, उसके बाद Q2 आवेश के कारण उत्पन्न विभव कहेंगे तो Q2 आवेश जो ये है ये बिंदु C पर जो विभव को उत्पन्न करेगा उसका फार्मूला क्या बनेगा, K Q2 अपान में दोनों आवेशों के बीच की दूरी R, यानी कि बिंदु B और C के बीच की दूरी कितनी है R23, तो ले लेंगे यहाँ पर कितनी R23, ये हो गया, ब्रैकेट लगा लेते हैं इंटू Q3 है आवेश हमारा, क्योंकि हम Q3 आवेश को जो है अनंत से बिंदु C पर जो है लेकर के आए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा W3 का मान कितना आ जाएगा, Q3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, क्योंकि दो टर्म बन रहे हैं दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा K Q1 Q3 अपान में R13 प्लस K Q2 Q3 अपान में R23। ठीक है, ये W3 का मान हो गया। अब हम तीनों आवेश को जो है Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर ला चुके हैं, Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर ला चुके हैं, Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर ला चुके हैं। तीनों आवेशों को लाने में हमने किए गए कार्य की गणना कर ली, W1 W2 W3। अब किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो अगर हम कहें किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य W बराबर कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, सभी को जोड़ देंगे। तो अब अगर जोड़ेंगे तो आप जानते हो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 का मान हमें 0 मिला है, W2 का मान कितना मिला है K Q1 Q2 अपान में R12 प्लस W3 का मान कितना मिला है, ये है हमारा W3 का मान। तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसको हम प्लस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ये हो जाएगा K और नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है, स्पेस कम है। अब समझो बात को, तो थोड़ा सा इसको आगे लिखते हैं ताकि आ जाए पूरा, नहीं तो इसमें नहीं पाएगा।
तो W बराबर हो जाएगा हमारा, W1 का मान अभी हमने निकाला था 0 आया था, और W2 का जो मान आया था वो आया था कि Q1 Q2 अपान में R12 आया था, प्लस W3 का मान कितना है कि Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23। ठीक है, तो 0 मतलब जो है 0 को आप यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये जो है के सब में कॉमन है, तो के को आप कॉमन ले सकते हैं। के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। के का वैल्यू कितना होता है, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप के प्लेस पर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और हमने आपको बताया था कि कार्य भी ऊर्जा का ही रूप होता है। तो जो हम कार्य करते हैं, आवेश को लाने में जो कार्य करते हैं, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि अगर हम कहें तो अगला स्टेप यहाँ से एक बार और लिख सकते हैं, ये को हटा देते हैं, के कॉमन ले लेते हैं, के का वैल्यू लिख लेंगे, के एक बार कॉमन ले लेते हैं, के में मिल जाएगा Q1 Q2 अपान में R12 प्लस Q1 Q3 अपान में R13 प्लस Q2 Q3 अपान में R23। ठीक है, इतना मिल गया। के का वैल्यू आप चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हो। तो एक लाइन ऊपर लिखते हैं और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो यहीं पर कर देते हैं अगला स्टेप, इसको मिटा देते हैं। तो हम कह सकते हैं क्योंकि किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, U क्या है, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जितना हम कार्य करेंगे आवेश को लाने में, वही जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो W के प्लेस पर हम लिख सकते हैं U, और यही हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गया। के का मान होता है, आप लोग जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इससे पहले हमने आपको बताया है। और साथ में जो वैल्यू है इनको लिख देते हैं, Q1 Q2 अपान में R12 प्लस Q1 Q3 अपान में R13 प्लस यहाँ पर वैल्यू लिखे हैं वही लिख रहे हैं, और प्लस हो गया Q2 Q3 अपान में R23। ठीक है, तो ये हमारा जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमने स्थितिज ऊर्जा को जो है फाइंड कर लिया। तो वास्तव में इस डेरिवेशन में जो है कॉन्सेप्ट था और थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन था। आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।